गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपका हमारे सौंदर्य IAS एकेडमी में स्वागत है। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर मैंने यह वीडियो शूट किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपकी परीक्षा में 100% हितकर सिद्ध होगा। और इसी के साथ आज हम अनुच्छेद की जो पार्ट को हम पढ़ा रहे थे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाग 12 अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें वित्त, संपत्ति व संविदा तथा वाद के बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 266 दिखाई पड़ता है। अनुच्छेद 266 क्या है? यह राज्यों के संचित निधि यानी भारत व राज्यों की संचित निधि का वर्णन करता है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का वर्णन करता है। अब हमारे मन में दो क्वेश्चन आया, एक संचित निधि, दूसरा आकस्मिक निधि। थोड़ा सा हम लोग निधि के बारे में जान लें। निधि क्या होता है? भारत सरकार, आप सभी लोग जानते हो, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक अच्छा खासा पैसे की ज़रूरत होता है। ठीक उसी प्रकार जो पैसे की ज़रूरत होती है तो इस पैसे को ही हम निधि कहते हैं। ठीक है, भारत सरकार, राज्य सरकार, इसी प्रकार से कोई भी सरकार अपनी पूरे खर्चे को 3 प्रकार निधि में बांटती है: संचित निधि, लोकलेखा निधि, आकस्मिक निधि। संचित निधि का मतलब होता है कि केंद्र सरकार की वह निधि, वह कोष जहां पर भारत सरकार के सभी खर्चे का भुगतान किया जाता है। जैसे संचित निधि, भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं, भारत सरकार जहाँ जहाँ पैसा खर्च करता है वो सभी पैसे संचित निधि से ही खर्च किए जाते हैं। अब भारत सरकार के द्वारा जितने पैसे खर्च होते हैं उन सभी पैसे को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्रथम वह पैसे होते हैं जो भारत सरकार को खर्च करना जरूरी होते हैं, वो हमेशा खर्च करना पड़ेगा, उसी को हम भारित कोष या भारित व्यय के नाम से जानते हैं। भारित व्यय का मतलब होता है कि उसका बर्डन हमेशा संचित निधि पे होता ही है, यानी उसको खर्च करना जरूरी ही होता है, खर्च होगा ही होगा। जैसे इसके अंदर क्या आते हैं? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति आदि सभी के वेतन भत्ते इसी पर भारित होते हैं। इन सबको पेमेंट तो देना पड़ेगा, तो ये पेमेंट कहाँ से जाएगा? संचित निधि से। सेम फंक्शन राज्य में, ये सभी पद अगर राज्य के हैं, जैसे राज्य में कौन कौन है? गवर्नर है, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष है, तो CM है, तो उन सब के जो वेतन भत्ता है वो कहाँ से जाएगा? राज्य संचित निधि से। चलिए दूसरा भाई, उच्च न्यायालय न्यायाधीश का जो पेमेंट होता है, उच्च न्यायालय कहाँ का है? सेंट्रल का है, तो उच्च न्यायालय न्यायाधीश का पेमेंट CAG यानी कैग का वेतन भत्ता, UPSC अध्यक्ष सदस्यों का वेतन भत्ता, नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो और महान्यायवादी का वेतन भत्ता, इस तरह UPSC संयुक्त राज्य मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का वेतन भत्ता यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का वेतन भत्ता, सभी ये इसी पर भारित होते हैं, संचित निधि पर। ठीक है, भारित व्यय के अंदर आते हैं। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी नौकरशाह यानी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जितने भी सर्वेंट होते हैं उन सभी के जो पेमेंट होते हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, संचित निधि से उन्हीं अधिकारियों का पेमेंट मिलता है जो केंद्र की सेवा में होता है, केंद्रीय सेवा। लेकिन अगर किसी राज्य के प्रति सेवा करा, जैसे IAS का सिलेक्शन तो केंद्र से UPSC कर देता है, लेकिन वो 15 वर्ष तक किसी राज्य के कैडर में सेवा करता है तो 15 वर्ष तक उसको पेमेंट कौन देगा? राज्य संचित निधि देगा। और पुनः जब ऑल इंडिया सर्विसेज में आ जाएगा, भारत के लिए करेगा, तब भारत सरकार देगा। तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं किसकी है? भारत सरकार की। कौन देगा? भारत सरकार पेमेंट देगा। इसी तरह से पैरामिलिट्री फोर्स कौन देगा? भारत सरकार देगा। क्लियर हो गया ना? यानी भारत केंद्र सरकार पे भारित जितने भी लोग होंगे उनका पेमेंट भारित व्यय से ही दिया जाता है। चलिए भाई, तो यहाँ भारित व्यय एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है भारित के साथ? और क्या है? सामान्य व्यय। सामान्य व्यय भारित व्यय के अलावा कुछ और भी खर्चे होते हैं, जैसे डेवलपमेंट के लिए करना, ठीक है,
और डेवलपमेंट के लिए करना या किसी नई चीज़ों को लॉन्च करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा लाता है उसको हम सामान्य व्यय के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो भारित व्यय तो जरूरी होता है कि उसे करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो फंड अगर सरकार के पास होती है तो उस जो खर्च करता है उसको हम सामान्य व्यय के अंदर रखते हैं। यह भी संचित निधि का पार्ट है। ठीक है, और इस व्यय को खर्च करने के लिए संसद में मतदान होता है और संसद का अनुमोदन होना अत्यधिक आवश्यक होता है। उसी के बाद ही यह पैसा खर्च किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा भाई, दूसरा हम लोक लेखा निधि की बात करते हैं। इसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 266 इस वर्णित है। ये इसमें क्या होता है कि जैसे बैंक की जमा राशि हो गया, भविष्य निधि में जमा राशि हो गया, केंद्रीय या भारत सरकार की योजनाओं में जो पैसा खर्च होता है, इस प्रकार के जितने भी खर्चे होते हैं ये सभी लोक लेखा निधि के अंदर आते हैं। ध्यान रखना, इस प्रकार के खर्चे में संसद की अनुमति होना अत्यधिक आवश्यक होती है। संसद की अनुमति होती है तभी कि किस लोक लेखा, किस लेखा जोखा में किस कार्य के लिए कितना पैसा खर्च करना चाहिए, ये सभी वर्णित होता है। तीसरा भाग होता है आकस्मिक निधि, यानी इसको कहते हैं कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टीजेंसी फंड या आकस्मिक निधि, जैसा कि यह शब्द से ही क्लियर है, यानी इमरजेंसी के समय, यानी जब कोई आपत्ति काल आ जाए, कोई आपदा आ जाए, उस समय के लिए भी भारत सरकार या राज्य सरकार कुछ पैसा अपने पास सुरक्षित रखता है। उसी निधि को आकस्मिक निधि कहते हैं। किंतु ध्यान रहे, अगर संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर न चाहे तो फंड रखना कोई जरूरी नहीं होता है। इसके फंड का जो पैसा होता है वह केंद्र या राज्य संचित निधि से ही लेकर रखा जाता है। यह सिर्फ इमरजेंसी पीरियड के लिए होता है। ध्यान रखना, इस पैसे को निकालने के लिए या इस पैसे के व्यय के लिए संसद के साथ राष्ट्रपति की सहमति होना अति आवश्यक होता। बिना राष्ट्रपति के सहमति के इस पैसे को नहीं निकाला जा सकता। ठीक है भाई, वर्तमान में इसकी सीमा कितनी रखी गई है? 500 करोड़ है। वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट में 500 करोड़ इसकी सीमा रखी गई है। अच्छा भाई, नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। अनुच्छेद 280, वित्त माने पैसा, पैसा वाला कमीशन, ऐसा कमीशन जो पैसे का कार्य करे। पैसे का क्या काम करेगा वित्त आयोग? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है ना, सेंट्रल और राज्य में डिस्ट्रीब्यूट करता है। वित्त आयोग का कार्य क्या है कि भारत सरकार के राजस्व को केंद्र व राज्यों में बांटना होता है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अच्छा भाई, वित्त आयोग कैसा संस्था? एक संवैधानिक संस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग, ध्यान रखना, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, इसी के साथ एक चीज और ध्यान है, योजना आयोग। क्वेश्चन आता है कि कौन सी संस्था असंवैधानिक है, तो वहां पे वित्त आयोग होता है, योजना आयोग होती, तो ध्यान रखना आप, तो योजना आयोग कन्वर्ट टू नीति आयोग, ये दोनों असंवैधानिक है, जबकि वित्त आयोग संवैधानिक है। वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 साल पर कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अच्छा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। केसी नियोगी का कार्यकाल 1951 से 56 था। ठीक है, अच्छा भाई आगे बताओ, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह हैं, 2020 से 25, यानी प्रेजेंट में कैसरवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? 15वें हैं, एन.के. सिंह। ठीक है, अब अनुच्छेद भाग 14 को हम लोग एनालिसिस करेंगे। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक वर्णित है। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में वर्णन है। ठीक है, अच्छा भाई, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं बताया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन सी सेवा आता है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, ध्यान रखना। अच्छा भाई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है? देखिए भाई, जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसमें कुल 24 प्रकार के पोस्ट होते हैं।
24 विभागों में बच्चों का चयन होता है, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट के लिए। उसमें से IAS, IPS और IFS का जो चयन होता है वो 15 साल तक उस राज्य की कैडर के लिए होता है और 15 साल के लिए वो भारत सरकार के लिए कार्य करते हैं। तो जब भारत सरकार के लिए वो कार्य करते हैं उन्हीं को हम अखिल भारतीय सेवा कहते हैं, यानी भारत सरकार के लिए कार्य करने वाली जब भारत सरकार के लिए कार्य करेंगे इसीलिए इनको हम ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर रखते हैं। अच्छा, इनकी नियुक्ति कैसे होती, क्या होता है इसके बारे में। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति 6 वर्ष 65 वर्ष के लिए राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसको पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास सुरक्षित होता है। संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है, संघ लोक सेवा आयोग का जो मुख्य उद्देश्य होता है अखिल भारतीय स्तर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के उच्च नौकरशाहों यानी प्रथम श्रेणी के नौकरशाहों की प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करना, योग्य उम्मीदवारों का चयन करना और विभाग में भेजने का कार्य होता है। इनके साथ ही भारत सरकार समय समय पे जिन प्रतियोगी परीक्षाओं को करने का प्रस्ताव इनको देता है वे सभी परीक्षाओं को क्रियान्वयन करना और योग्य नौकरशाहों का चयन करना इनका प्रथम उत्तरदायित्व होता है। अच्छा भाई, ध्यान रखना, यूपीएससी का कोई अध्यक्ष हो या सदस्य हो, जब पद से हट जाता है तब वह कहीं पर भी कोई भी जॉब नहीं कर सकता। हाँ, किसी जांच कमेटी का चेयरमैन हो सकता है। इन केस मान लो यूपीएससी का कोई सदस्य है और वो रिटायर हो गया तो क्या बनेगा, वो अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। लोक सेवा आयोग का है तो यूपीएससी में आ सकता है, अध्यक्ष या सदस्य हो सकता है, लेकिन दूसरी जगह यह नहीं जा सकता। ये विशेष बात का ध्यान हमें रखना है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है आता है वो क्या है, भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 324 से 329 तक वर्णित है। अच्छा, भाग 15 में क्या वर्णन है, इसमें इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग के बारे में जिक्र किया गया। अच्छा, अनुच्छेद 324 क्या बताता है, 324 के अंदर निर्वाचन आयोग का प्रावधान। निर्वाचन आयोग यानी एक ऐसा आयोग जो निर्वाचित करने का कार्य करता है। यह एक अस्थाई परमानेंट स्वतंत्र फ्रीडम बॉडी है। अच्छा, ये बताइए किसको निर्वाचित करता है, यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद सदस्य, इन सभी का निर्वाचन करता है, ठीक है। इन सभी का चुनाव कराता है, इनकी मतदाता सूची तैयार करता है, उम्मीदवारों की योग्यता की जांच करता है। यह सभी कार्य और क्या करता है कि केंद्रीय मतलब जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान करता है। ये सब इसके कार्य हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि 1989 के पहले सिर्फ यह एक सदस्यीय था, यानी सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त भर होता था। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने का सौभाग्य केसी नियोगी को मिला था। किसको मिला था, केसी नियोगी, गलत है, केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ना। प्रथम निर्वाचन आयोग का सौभाग्य किसको मिला था, सुकुमार सेन थे। कौन थे भाई, सुकुमार सेन, प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन बने थे। अच्छा, 89 के बाद क्या कर दिया गया, यह 3 सदस्य कर दिया गया, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। फिर 90 में फिर से बंद कर दिया गया। 93 से पुनः यह 3 सदस्य स्टार्ट हुआ जो वर्तमान तक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट में कैसे रहे हैं, प्रेजेंट में जो निर्वाचन आयुक्त हैं हमारे 23वें हैं, 23। इनका नाम क्या है, सुनील अरोड़ा। इनके 2 सहयोगी निर्वाचन आयुक्त कौन हैं, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा जी हैं, ठीक है। अब निर्वाचन आयुक्त कौन है, इनके क्या कार्य होते हैं, यह हमने डिस्कस कर दिया। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंस आता है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है,
तो निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष 65 वर्ष के लिए की जाती है। निर्वाचन आयुक्त का जो वेतन भत्ता होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिस तरह से हटाया जाता है उसी तरह से निर्वाचन आयुक्त को भी पद से हटाया जाता है। ये ध्यान विशेष रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आया है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के समान किसे पद से हटाया जाता है, तो किसको हटाया जाता है? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट और एक चीज और ध्यान में आया कि निर्वाचन आयुक्त मतदाता यानी मतदाता सूची तैयार करता है और एक मत का प्रयोग कराता है, चुनाव कराता है, ये सब कार्य हमने आपको बताया, ठीक है। यहाँ एक चीज और ध्यान रख लीजिए, मतदाता दिवस कब से मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो 2011 से आरंभ है, ठीक है। कब से आरंभ है? 2011। क्यों आरंभ किया गया? जिससे मतदाताओं का रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करें, उनको प्रोत्साहन देने के लिए मतदाता दिवस 25 जनवरी को आरंभ किया गया था, ठीक है। एक चीज़ और है छोटी सी, 61वां संविधान संशोधन 1988 यानी 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के द्वारा जो मत देने का अधिकार था ना, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। यानी मत देने का अधिकार कितना है प्रेजेंट में? 18 वर्ष है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे ये आपको बताया था कि निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि वह केंद्रीय यानी राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का वह दर्जा भी देता है। कौन देता है दर्जा? निर्वाचन आयोग का देता है, ठीक है। तो किस आधार पर देता है उसको हम थोड़ा सा जान लें। सबसे पहले नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बनने की क्या योग्यता होती है? पहली योग्यता यह है कम से कम लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त किया हो और यह सीटें 3 राज्य से हो। जैसे 543 प्रेजेंट में है तो दुगना कर दो इसका, तो यानी लगभग 11 सीटें प्राप्त हो कुल मिला के, और यह कम से कम 3 राज्यों से अगर प्राप्त हो गया तो उसे हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। या ये हो, या दूसरा क्या ऑप्शन यूज है, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, यानी 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का अगर दर्जा प्राप्त किया गया है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी बना दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के कुल वैलिड वोट का 6% मत प्राप्त हो। कितना मत प्राप्त हो? 6% अगर वैलिड वोट का प्राप्त होता है तो उसको भी हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। कौन सा दर्जा दे दिया जाता है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। अच्छा भाई, ये तो हो गया राष्ट्रीय। अब एक और क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय पार्टी कितने हैं। अब इसको जरा जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन है। तो प्रेजेंट में 8 राष्ट्रीय पार्टी। कौन से? 8। नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसे स्टेब्लिश किया गया था, सबको पता है 1980 में, और जेपी नड्डा जी इसके अध्यक्ष हैं, जगत प्रकाश नड्डा। दूसरा INCA कांग्रेस, जिसको सबको पता है, जिसकी अध्यक्ष प्रेजेंट में माननीय सोनिया गांधी जी हैं, ठीक है। इनके साथ तीसरी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे 1999 में स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में है ये पार्टी विशेषकर। इसके अध्यक्ष शरद पवार फाउंडर भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। यही शरद पवार हैं जो महाराष्ट्र में जो प्रेजेंट में सरकार बनी है उस सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं शरद पवार जी ही, उद्धव ठाकरे की सरकार में, ठीक है। चौथा कौन सा है? बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, 1984 में बनी थी, का माननीय कांशीराम जी के द्वारा। इसकी अध्यक्षा कौन है? मायावती जी हैं, ठीक है। और कौन सी पार्टी है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 1925 में बनी थी ये, मानवेंद्र नाथ राय MN राय इसके फाउंडर हैं, और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट में D राजा जी हैं।
नेक्स्ट जो पार्टी है भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसके फाउंडर ज्योति बसु के द्वारा 1964 में स्थापित हुई थी और सीताराम येचुरी इसके क्या है प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना। सीताराम येचुरी इसके अध्यक्ष हैं। सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ये 1998 में बनी थी, ममता बनर्जी ने बनाया था, पश्चिम बंगाल की सीएम है प्रेजेंट में और इसकी ममता बनर्जी जी अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। 8वीं पार्टी जो 2013 में बनी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, पीए संगमा के द्वारा बनाई गई। पीए संगमा वही हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे। इसके अध्यक्ष कानराड संगमा जी हैं जो इन्हीं के पुत्र हैं, ठीक है। ये आपका आज का लेक्चर समाप्त हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने ऐड किया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आता है संचित निधि। संचित निधि कौन सी संचित निधि? केंद्र की, राज्य की? केंद्र की। किसका खर्च भारित नहीं होता है? संचित निधि पर किसका खर्च भारित नहीं होता? हमने बताया था संचित निधि पे भारत सरकार से संबंधित सभी प्रकार के खर्चे भारित होते हैं, जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भारत सरकार का है। राज्यों का क्या होता है? लोक सेवा आयोग, तो राज्य संचित निधि पर लोक सेवा आयोग होगा, केंद्र संचित निधि पर यूपीएससी होगा। आर्मी का खर्चा इसी पर भारित होता है, संचित निधि पे। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का इसी पे भारित होगा। राज्यपाल के संदर्भ में ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हो, ठीक है, लेकिन जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल जिस राज्य का होता है वह उस राज्य के संचित निधि से राज्यपाल का वेतन भत्ता दिया जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि कहीं कहीं ऐसे केस होते हैं कि एक राज्यपाल जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो या 2 से अधिक राज्यों का कार्य का निर्वहन करे, तब क्या होगा? तब राज्यपाल का जितना वेतन भत्ता होता है वो 2 या 3 राज्य, जितने राज्य होंगे वो मिल कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं कि राज्यपाल को इस समय 4 लाख रुपए पेमेंट है ना, मोटा मोटा मान लो, तो 4 लाख अगर राज्यपाल को पेमेंट मिला है और यह राज्यपाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है तो उत्तर प्रदेश के संचित निधि से 4 लाख इसको मिलेगा। अब सपोज करो यूपी के जो राज्यपाल जी हैं, यूपी के अलावा एमपी छत्तीसगढ़ को भी संभाल रहे हैं, तब 4 लाख रुपए में इन तीनों राज्य का पैसा बांट दिया जाएगा, यानी लगभग 1.25 लाख के आसपास आ रहा है। तो इतना ही यूपी देगा, इतना सभी तीनों देंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, सार्वजनिक धन यानी पब्लिक जो प्रॉपर्टी होती है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना जाता है? सार्वजनिक धन का मतलब होता है कि भारत सरकार या राज्य सरकार या सरकार के द्वारा जो पैसे आवंटित किए जाते हैं, चाहे वह सांसद निधि के द्वारा आए या प्रधान निधि से या किसी अन्य निधि से आए, यानी सरकार का चाहे जो भी पैसा आए कहीं पर अगर खर्च हुआ है तो उसका संरक्षक कौन होता है? तो सीएजी होता है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक। सीएजी जो 6 वर्ष 65 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, हमने बताया था। सीएजी क्या करता है? सभी सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है, इसीलिए इसे सार्वजनिक धन का आंख और कान भी बोला जाता है। यह हमेशा यह जांच करता है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया है या जो पैसा दिया है वह पैसा क्या उस कार्य में खर्च हो रहा है जिस लिए दिया गया है। ध्यान रखना, पहला तो ये हो गया, उत्तर सही हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन हमने बताया पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, और दूसरा बनाया है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी इंग्लिश में। ये क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्राक्कलन का मतलब होता है अनुमान लगाने वाली कमेटी। प्राक्कलन माने अनुमान लगाने वाली कमेटी। इसके 30 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी यानी अगर बोला जाए तो यह सबसे बड़ी समिति है, और प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को सगी 2 बहनें भी बोला गया है, ध्यान रखना। पीएससी और एस्टीमेट कमेटी को क्या बोला गया? सगी बहनें बोला गया। चलो फिर से प्राक्कलन में आए। प्राक्कलन में के 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। कितने? 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। इनके प्राक्कलन समिति जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती। कौन करता है? इनकी नियुक्ति
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा 1 साल के लिए किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये प्राकलित करते यानी अनुमान लगाते हैं कि सार्वजनिक धन कहाँ कहाँ खर्च किया जाए। दूसरा पीएससी होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं, यानी 15-7 22 सदस्य होते हैं। इसके भी सदस्य 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 1 वर्ष के लिए और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त होते हैं। ये क्या करता है, यह प्राक्कलन समिति तो अनुमान लगाता है और लोक लेखा समिति जांच करता है कि वो पैसा वहां पर खर्च हो रहा है कि नहीं, ये जिस कार्य के लिए पैसा मिला वहां पे आवंटित हुआ कि नहीं, वह कार्य हुआ कि नहीं, ये प्राक्कलन समिति का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, सुमेलित कीजिए तीसरा क्वेश्चन, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि में किसकी सहमति होना आवश्यक है? आकस्मिक निधि में संसद के साथ राष्ट्रपति की। आकस्मिक निधि में किसकी सहमति? राष्ट्रपति की। संचित निधि में संसद की। लोक लेखा निधि में संसद की और सामान्य व्यय निधि में संसद की। यानी संसद बोले तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की सहमति होना आवश्यक है, तभी ऐसा काम हो सकता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, केंद्र व राज्य में राजस्व के बंटवारा की सिफारिश कौन करता है? किसके सिफारिश से केंद्र और राज्य में धन का आवंटन होता है? चलिए बताइए भाई। वित्त आयोग। गुड, वित्त आयोग के सिफारिश से केंद्र और राज्य में धन का आवंटन होता है। ठीक है, सीएजी का बात हमने बताया, नियंत्रण महालेखा परीक्षक। पीएससी के बारे में भी बताया कि यह जांच करता है। योजना आयोग के बारे में बताया, योजना आयोग योजनाएं बनाती हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में योजना आयोग समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग मोदी जी के द्वारा लाया गया है। ठीक है, योजना आयोग यानी 5 ईयर योजनाएं बनाती थी। चौथा क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, निम्न में से किसकी नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए होती है? ध्यान रखना, 6 वर्ष 65 वर्ष के लिए किसकी नियुक्ति नहीं होती है, पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए किसकी नियुक्ति नहीं होती? निर्वाचन आयुक्त की होती है, यूपीएससी अध्यक्ष सदस्य की होती है, सीएजी की होती है, वित्त आयोग की नहीं होती। वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 साल पर राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की है, हमने बताया था। ये है नेशनल पीपुल्स पार्टी संगमा की है, जो ये कहाँ है, पूर्वी भारत की पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये महाराष्ट्र की है, जो हमने बताया था किसकी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी? शरद पवार जी की है। नेक्स्ट समाजवादी पार्टी, ये माननीय मुलायम सिंह इसके अध्यक्ष हैं, फाउंडर हैं। ठीक है, अध्यक्ष तो अब अखिलेश यादव जी हो गए हैं। तो समाजवादी पार्टी अभी भी क्षेत्रीय पार्टी है, इसे नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में मिलान करिए। नागरिकता किसमें है? अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 51 का गलत है। नीति निदेशक तत्व कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में वर्णित है। महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में वर्णित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में यह है कि भारतीय संविधान का सर्वाधिक भाग कहाँ से संग्रहित किया गया है? चलिए बताइए भाई, सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है? नंबर 1 सबसे ज़्यादा लिया गया भारतीय शासन अधिनियम से। ठीक है, पहला डी ऑप्शन सही है। नंबर 1 पे डी, उसके बाद ब्रिटेन से, उसके बाद अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए, सुमेलित करने की बात कर रहा है। संसदीय शासन व्यवस्था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है? यह सरकार ब्रिटेन से लिया गया है।
अच्छा, संसदीय ब्रिटेन से, संसदीय के साथ एक संघीय होता है, ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूजन में आता है, जो कनाडा से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग देखेंगे, ये भी सुमेलित करने की बात कर रहा है। आपातकाल इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी वाइमर गवर्नमेंट। इमरजेंसी 352 अनुच्छेद 352, 356, 360 में इमरजेंसी का वर्णन है। 352 में क्या है? वायु आक्रमण के केस में है। 356 में राज्य की संवैधानिक स्थिति, संविधान के अनुसार राज्य की शासन व्यवस्था न चलने पर 356 राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति लगाता है। और 360 क्या है? वित्त आपातकाल, यह आज तक नहीं लगाया गया है। संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा समझौता। उद्देशिका कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से। और उद्देशिका की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे, इसमें भी सुमेलित करने की बात कर रहा है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। प्रांतीय संविधान समिति के कौन हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? हरीश चंद्र मुखर्जी। अच्छा, एस.सी. मुखर्जी के बारे में एक चीज और जान लेना है, जो भारतीय संविधान सभा था उसके ये उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, चलिए भाई, ये 10 क्वेश्चन आपके आज के कंप्लीट हुए। अच्छा, आज का सवाल, इस सवाल को आप लोग कमेंट में जरूर देने का प्रयास करेंगे। कमेंट में देंगे तो हमें लगेगा कि नहीं आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चुनाव, जो संविधान सभा में सदस्य बने थे, यह चुनाव कहाँ से हुआ था? कहाँ से चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य बने थे? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में दीजिए, जिससे कि हमें ये बिलीव हो कि नहीं आप लोग, हम जो वीडियो इतनी मेहनत से बना रहे हैं उस वीडियो को आप लोग पढ़ रहे हो। इस तरह से आप कमेंट में सवाल देने का प्रयास करिए, जिससे हमें भी विश्वास हो, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करते रहें। फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और घंटी बजाना न भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो जैसे हम अपलोड करें तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो से लाभ लेते रहें और अपने को प्रतियोगी परीक्षा में सफल हों, ऐसी हमारी मनोकामना है। और मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को पढ़िए, जिससे कि आपको की सफलता में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः आएंगे।